नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कविरत्न। आपने नरेंद्र मेहता के खिलाफ सबसे पहले तो मोर्चा खोला क्या है, आपके शब्दों में? हाँ दी, देखिए मोर्चा खोला ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने जिस तरह से उन्होंने पर्यावरण के मामले में उन्होंने जो वायलेशन किया है और जिस तरह से अपने पद का इस्तेमाल करके, उसका गैर इस्तेमाल करके जिस तरह से उन्होंने सब जो नियम कानून में है ही नहीं ऐसी उस तरह की सब परमिशंस जो उन्होंने लेके, एक उदाहरण जो है 7-Eleven क्लब और स्टार होटल, ऐसे तो उनके बहुत से मामले हैं पर ये पर्टिकुलर ये एनवायरनमेंट के मामले में था, इसके लिए जिसमें मैंने कंप्लेंट्स किए। तो अगर आम कोई शहर का आदमी, कोई सोसाइटी के लोग रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, कोई आम अगर किसान यहाँ का स्थानिक या जिसकी ज़मीन है वो अगर कुछ कंपाउंड वॉल या कुछ अगर डेवलप करने के लिए पालिका में जाता है तो उसको दुनिया भर के नियम बताए जाते हैं कि भाई ये डीसी रूल में ये प्रोविज़न है महापालिका के, आप जो आए वो परमिसेबल नहीं है, ये एनडी जोन में ये परमिसेबल नहीं है, ये सीआरजेड में आता है, ये मैनग्रोव्स केस में आता है, ये हाईटाइड लाइन में आता है, ये वो सब जो रीज़न दिए जाते हैं। तो जब मैंने इसमें देखा कि इसमें सिर्फ मैनग्रोव्स का वायलेशन ही एक ही बात नहीं है, उनको जो परमिशन दी गई है पूरी की पूरी वो डीसी रूल को सब एकदम बाजू में रख के, हर एक नियम को बाजू में ताक पे रख के दी गई है। तब मैंने जब उसमें ये सब देखा तो फिर वो हिसाब से मैंने उसमें कंप्लेंट्स चालू की और उसके बारे में जो मुझे वहाँ के स्थानिक लोगों ने भी जो है उसमें बहुत सी जानकारी अच्छी दी, कुछ लोकल किसानों ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि उनको ये सब परमिशन इस तरह की मिल गई। तो आजू बाजू के जो किसान हैं जिनकी ज़मीनें हैं और बाकी के, वो भी जब कॉरपोरेशन में आए 2019 में और ये तरीके से कि भाई हमको भी आप परमिशन दो, तो उन किसानों को, उन ज़मीन मालिकों को आज तक एक लेटर भी नहीं दिया है उनके कंप्लेंट का या उनके मांग का, उसके ऊपर ना कॉरपोरेशन ने दिया ना उस टाइम के शासन ने दिया। तो मेरा पर्टिकुलर ये है कि एक आदमी के लिए, एक जो पॉलिटिशियन जो है, एक लोक सेवक है जो अपना पद का इतना किस तरह से इतना वाइड लेवल तक कैसे गलत इस्तेमाल कर सकता है और कॉरपोरेशन उसको कैसे करने देती है। व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्होंने हम पे एक कोर्ट में याचिका दाखिल की और कोर्ट का ऑर्डर हुआ एफआईआर दाखिल करने का, और उस एफआईआर के अंदर जो है एनवायरमेंट एक्ट और म्युनिसिपल ऑफिसर ने अपने पद का दुरुपयोग किया, इस तरह का वो एफआईआर किया, जिसके अंदर म्युनिसिपल ऑफिसर को भी पार्टी एफआईआर के अंदर आरोपी बनाया गया, मुझे भी बनाया गया और कंपनी को भी बनाया गया। और हमने उसके अंदर कुछ गलत किया नहीं था, इसलिए हमने उस चीज़ को छेड़ा नहीं, बोला ठीक है एफआईआर हुआ तो कोई बात नहीं, हम जाके अपना स्टेटमेंट देंगे। तो एफआईआर अगर हुई है तो अगर घर सही है तो 169 भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है एफआईआर। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से 2 महीने पहले ये केस जो है अचानक ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर हो गया। अब ईओडब्ल्यू जनरल है इकोनॉमिक ऑफिस विंग के लिए यूज होता है कि जहाँ पैसे का गड़बड़ हुआ है, लेन देन में घोटाला हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, वहाँ यहाँ कौन सा ऑफेंस हुआ है, ऐसा कुछ पैसे का ऑफेंस हुआ है। वो विषय था म्युनिसिपल परमिशन का और एनवायरमेंट का। तो जब वहाँ गया तो हमें लगा कि कुछ गलत होने जा रहा है, तो फिर हमें ना इलाज सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो मैंने और कंपनी दोनों ने पिटीशन फाइल की और पिटीशन के अंदर फिर सभी को सुनने के बाद कल ये निर्णय मिला कि जो एफआईआर दाखिल हुई है वो गलत ऑर्डर के तहत हुई, इसलिए उसको सेट असाइड करते हैं। उस पर अभी तक जो कार्रवाई की गई है वो सारी हम सेट असाइड करते हैं। और पिटिशनर को जो पहले थे दिने उनको कहा कि अगर आपको वाकई में लगता है इतनी सारी परमिशन तो गलत नहीं हो सकती है, तो हो सकता है कि आप भी गलत नहीं हो, लेकिन आपने फिर उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया? जब आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो फिर उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया आपने? तो बोला अगर आपको अगर कुछ करना भी है तो आपको लिबर्टी, लेकिन सबको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। 2019 सितंबर 2019 को हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, उसके बाद में वो अभी फरवरी में गए। मतलब इसका मतलब क्या समझना है, आप उस टाइम क्यों नहीं गए, अभी जा रहे हैं क्यों? तो मुंबई पुलिस इसकी इंक्वायरी कर रही है, इसलिए ईओडब्ल्यू कर रही है, इसलिए 1.5 साल के बाद हम ये खुलासा आपके सामने कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमें लगा था कि शांतिपूर्वक हो जाएगी। और ये धीरज परब जो कर रहे हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जहाँ तक मैं उस परिवार को जानता हूँ, क्योंकि जिस तरह के काउंसलर खड़े करते हैं वो उनका 4-4, 5-5 हियरिंग होती है, तो लाखों रुपए में उनके बिल बनते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 4-4, 5-5। ये पैसा उनको कौन फंडिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता। एक मैं भाई आपको मैं बोल रहा हूँ वापस कि गए 24-25 साल से मैं जर्नलिज्म फील्ड में हूँ, 15 साल से मैं एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। एक सिंगल एफआईआर आज तक मेरे खिलाफ नहीं है और आज भी मैं जैसे आम हूँ वैसे ही हूँ।
अगर स्पॉन्सर, फाइनेंसर और ये सब अगर काम रहता तो कहाँ का आज मेहता जी जैसे बहुत से कुछ बना लेता प्रॉपर्टी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपके केस की एक हियरिंग के लगभग 3 लाख रुपए लगते हैं। देखिए, तो वो हियरिंग आपको के लगभग 15-20 लाख रुपए कहाँ से अरेंज हो पाता है? अभी वो जो उन्होंने जो हिसाब किया वो शायद उनका हिसाब हो सकता है क्योंकि कैसे आपको बोलता हूँ, नरेंद्र मेहता जी जो है वो इतने सक्षम नहीं बोलूँगा मैं, इतने भाई भले इंसान है कि उनके खिलाफ कुछ एफिडेविट जो अभी 19 में दिया था उसमें कुछ 21 गुने उनके ऊपर दाखिल थे। बाद में एक बलात्कार का एक गुना दाखिल हुआ है, एक कुछ ज़मीन के मामले में गुना दाखिल हुआ है। लोकायुक्त ने, महाराष्ट्र के लोकायुक्त ने उनकी एंटी करप्शन की ओपन इंक्वायरी लगा के रखी है। ओपन इंक्वायरी चल रही है उनकी कि भाई करप्शन का पैसा, इतना पैसा जो आया है उसकी इंक्वायरी करो, तो वो ओपन इंक्वायरी चल रही है। तो कैसा रहता है मालूम है क्या सर, कि ये इस तरह के जो लोग रहते हैं, हो सकता है कि उनके गलत काम जो उन्होंने किए हैं या जो गुनाह दर्ज है तो वहाँ कहाँ ना कहाँ वो सब क्लियर करना है। तो सामने वाले वकील भी जो है वो देखते ना भाई आदमी कैसा है, वो तो आदमी मुर्गा देख के ही काटते ना जैसे, और उनको मालूम है भाई ये तो भाई इतने गुने दाखिल है, ऐसा आदमी है तो नटरियस आदमी है यार, ये तो ऐसा सोचते रहेंगे ना वो, तो इसीलिए इनके पास से उतना पैसा लेते रहेंगे। पर आज भी इस देश में ऐसे वकील है, ऐसे लोग हैं कि जो एक तो कम फी में भी काम करते हैं और कुछ लोग जो है फ्री में भी करते हैं। इसके लिए मैं गया था। अब रहा सवाल व्यक्तिगत तौर पे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं उस विषय का पैसा लेकर शब्द मत आप देखिए, नहीं देखिए देखिए क्या मुझे पत्रकार के बारे में तो मैं, लेकिन अपनी लाइन छोड़ू क्या, मर्यादा छोड़ू क्या, ऐसा नहीं होता। देखो, वो डेफर्मेशन का उनको केस करना है या और क्या केस करना है वो ज़रूर कर सकते हैं, वो उनके लिए उनका राइट्स है। पर मुझे मालूम है, मैं इतने साल से पत्रकारिता में और ये पर्यावरण के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है ना कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ये एक मुझे जो पर्यावरण के हिसाब से और एक समाज के हिसाब से जो मुझे लग रहा है ये मेरी जिम्मेदारी है, वो हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो आज भी कहता हूँ यही पेपर देख लो, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कम नॉलेज है तो आपके वकील को लेके आ जाओ, आपके जानकार लोग हैं उनको लेके आ जाओ, आपको सुई जितना उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अननेसेसरी किसी के बोलने के ऊपर दबाव के अंदर जिस तरह से बदनाम किया जा रहा था वो गलत है। मैं आपके माध्यम से उनको यही कहूँगा, आपको जितनी भी कुछ भी है तो हमारी ऑफिस खुली है, आप कहेंगे वहाँ हम सब पेपर दिखा देंगे, लेकिन मिस गाइड मत कीजिए किसको भी, एक है। ये बहुत कड़वे और बहुत सख्त आरोप हैं ये नरेंद्र मेहता के ऊपर। अब ये देखना ज़रूरी है कि नरेंद्र मेहता इसका जवाब देते हैं या वो, क्योंकि एक बात तो साफ है कि लगभग 1.5 साल के बाद ये दोबारा से लाइमलाइट में आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं अपनी सफाई देने के लिए। ये भी लगता है कि अपनी फिर से राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे होंगे। और ये भी हो सकता है कि जब आदमी बचाव करते करते थक जाता है तो फिर वो रास्ता खोजता है सामने वाले पर हमला करने का। तो ये हमला है या बचाव है, ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।